नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, उसके बाद ज़िंदगी से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ख्याल रखें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पिछले लेक्चर से एक नया चैप्टर की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मुग़ल डायनेस्टी के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी डायनेस्टी का हिस्ट्री पढ़ने से पहले या फिर किसी भी पीरियड का हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें उसको 4-5 हिस्सों में बांट कर देखना चाहिए। और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसे हम लोग सोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत की थी और हमने पहले लेक्चर में बात किया था सोर्सेज के बारे में। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है और आज भी हम लोग सोर्सेज के बारे में ही बात करेंगे। हो सकता है 4-5 लेक्चर जो हो वो सोर्सेज पर ही हो, बिकॉज सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज का लेक्चर हम लोग का दूसरा लेक्चर है मुग़ल डायनेस्टी पे और इसमें भी हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो आप लोग बिना देर के हुए अपना कलम और कॉपी उठा लें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी किसी भी लेक्चर को देखें तो एक कॉपी और एक पेन हमेशा अपने साथ में रखें और हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलें ताकि एक लंबे समय तक आप उसे याद रख सकें। तो आज का लेक्चर हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग बात कर रहे थे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो आप लोग का हेडिंग तो दिया हुआ होगा ही पहले से मेरे ख्याल से, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने पहला लेक्चर देखा है तो ठीक है, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने बात किया था तज़किरात उल बाक़ियात तक। यह क्या है? तज़किरात उल बाक़ियात जो है मुग़ल काल का इतिहास जानने के लिए एक स्रोत है, एक पुस्तक का नाम है। यहाँ तक हमने बात किया था। आगे हम लोग आज बात करते हैं। लिखिएगा किताब का नाम अगला वाक़ियात ए मुश्ताकी। वाक़ियात ए मुश्ताकी, देखिएगा आप लोग गलत नहीं लिखिएगा, ठीक है। वाक़ियात ए मुश्ताकी, इसमें लिखिएगा लेखक का नाम, क्योंकि लेखक का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। लिखिएगा रिज़्क़ुल्लाह, रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताकी, रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताकी। लिखिएगा इसमें रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताकी एक इज्जतदार कुल का सदस्य था। इज्जतदार कुल कहने का मतलब क्या है कि मुग़ल पीरियड में चूँकि सभी ख़ानदान जो है वो इज्जतदार नहीं, इज्जतदार कहने का अर्थ यहाँ पर इम्पैक्ट से है कि उसका अपना एक प्रभाव रहा है मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर या फिर उस घराने से उसकी जान पहचान थी, इसीलिए तो मुग़ल काल में इतना इज्जत मिल रहा था। तो लिखिएगा इसका संबंध जो है वो एक प्रभावशाली परिवार या फिर एक इज्जतदार परिवार से था। किसका? लेखक का, ठीक है। आगे लिखिएगा लोदी तथा सूर काल पर प्रकाश डालने वाली पहली किताब है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि लोदी डायनेस्टी, आपको पता है लोदी डायनेस्टी के बारे में, दिल्ली सल्तनत का अंतिम डायनेस्टी, उसके अलावा सूर डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है मुग़ल हिस्ट्री में। इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से कर करके, ठीक है। तो इन दोनों के हिस्ट्री पे प्रभाव डालने वाली या फिर इसके प्रभाव नहीं प्रकाश डालने वाली, इसे पहली किताब के तौर पे जाना जाता है, पहली किताब के तौर पे जाना जाता है। इसी में आगे पॉइंट लिखिएगा आप लोग, बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक की, बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक के शासनकाल के मध्य जितनी भी घटनाएं घटी उन तमाम घटनाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। कहाँ से कहाँ? बहलोल लोदी तक, बहलोल से स्टार्ट हुआ है और अकबर तक। तो इस बीच में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी एक्सपेडिशंस हुए या जो भी हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल किसी भी प्रकार का चेंजेज हुआ उसके बारे में इस बुक में जिक्र किया गया है। आगे लिखिएगा लेकिन सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने, लेकिन सैयद अतहर अब्बास रिजवी, ये लेखक का नाम है, ने इसे इतिहास की एक किताब ना बताकर
बादशाहों तथा उनके उमरा से संबंधित किस्से कहानियों का संग्रह बताया है। सैयद अब्बास रिजवी ने क्या कहा कि यह जो बुक है, कौन सी बुक, बाकियात ए मुस्ताकी, यह हिस्टोरिकल बुक नहीं है, बल्कि उस समय के जो राजा हैं और उनके जो उमरा हैं, ठीक है, उनके आपसी संबंध के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक, तो चूंकि सैयद अतहर अब्बास रिजवी दूसरे लेखक हैं, तो एक लेखक का ओपिनियन है दूसरे लेखक के द्वारा लिखी गई किताब के बारे में, तो हमें दोनों चीज़ याद रखना है कि लोदी डायनेस्टी और सूर डायनेस्टी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे प्रकाश डालने वाली पहली पुस्तक भी यह है। और दूसरी बात हमें यह भी याद रखना है कि सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने क्या कहा है इस पुस्तक के बारे में। आगे लिखिएगा, इस किताब में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक पहलुओं पर गहरा प्रकाश डाला गया है। ठीक है, लिखिएगा, इस किताब में पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे एक गहरा प्रकाश डाला गया है। इसी में आगे लिखिएगा, इस ग्रंथ से पता चलता है कि सिकंदर लोदी के ज़माने में, इस ग्रंथ से पता चलता है कि सिकंदर लोदी के ज़माने में मुस्लिम शासक वर्ग यह चाहता था कि हिंदुओं के साधारण जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं किया जाए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, मुश्ताकी ने, मुश्ताकी कौन, मुश्ताकी रिज़कुल्लाह मुश्ताकी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिज़कुल्लाह मुश्ताकी ने कहानियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से देश की न्याय व्यवस्था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल सिस्टम, उसके अलावा जो स्पाई सिस्टम है, जासूस विभाग, ठीक है, लाइट कट गया है तो इसीलिए ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ठीक है, तो इतना में हम लोग को काम चलाना है। तो चूँकि ये लाइट कट गया, इस वजह से वीडियो को फिर रोक कर रखना पड़ता, और यहाँ लाइट कब आता है इसका कोई गारंटी नहीं है, तो फिर से मतलब तैयारी करना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए। तो इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, हालांकि इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो जासूस विभाग की कुशलता, सेना की भर्ती, एकता प्रणाली, इन तमाम सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। आप लोग को दिख रहा है, हल्का कम दिखेगा मतलब फिर भी, लेकिन इसमें काम चलाना है। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो पढ़ाई है ना, नहीं दिखता तो मैं वीडियो शूट नहीं करता, लेकिन मुझे लग रहा है दिख रहा है, और इतना में हम लोग काम चला सकते हैं। तो आप लोग गुस्सा मत करना, ऐसा नहीं कमेंट सेक्शन में गाली बकने लगना। ठीक है, चलो दूसरा बुक लिखिएगा, तोहफ़ा ए अकबर शाही, तोहफ़ा ए अकबर शाही। इसमें लिखिएगा, इसका जो राइटर है उसका नाम है अब्बास खान शेरवानी। ये बहुत फेमस व्यक्ति है, फेमस राइटर है, इसको आपको याद रखना ही चाहिए। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, नेट का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो। ठीक है, अब्बास खान शेरवानी। यहाँ से आवाज़ भी जा सकता है गाड़ी का, ऑटो का, बिकॉज़ ये बगल में सड़क है, तो गेट चूँकि ओपन करना पड़ेगा ना लाइट की वजह से। तो अब्बास खान शेरवानी, इसका कंटेंट क्या है इस बुक का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज़ यही इम्पॉर्टेंट है कि इसका कंटेंट क्या है। लिखिएगा, यह किताब अकबर के आदेश पर लिखी गई थी और यह किताब अकबर को डेडिकेटेड किया गया। ठीक है, अकबर को डेडिकेट किया किसने, अब्बास खान शेरवानी ने। ऐसे भी तो नाम से नहीं पता चल रहा है, तोहफ़ा ए अकबर शाही। तो अकबर शाही को, मतलब अकबर को यह तोहफ़ा के रूप में यह बुक दिया था किसने, अब्बास खान शेरवानी ने। यहाँ तक क्लियर है? लिखेगा, लेखक ने किताब की शुरुआत बहलोल लोदी से लेकर शेर शाह तक, कहाँ तक कवर किया है, बहलोल से लेकर शेर शाह। इससे पहले वाला किताब भी यहीं तक कवर कर रहा था नहीं? तो बहलोल से लेकर शेर शाह तक क्या मेंशन किया भाई, तो उस समय का जो जुडिशियल सिस्टम है,
जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्पेशली इसमें चर्चा की गई है। इन तमाम सारे चीज़ों के अलावा इस किताब में अकबर के शुरुआती दौर का भी उल्लेख किया गया है। अकबर के शुरुआती दौर, अकबर कब गद्दी पे बैठ रहे हैं? मेरे ख्याल से 1556। यदि मैं गलत होऊंगा तो आप कमेंट सेक्शन में सही कर सकते हो हमें। 1556 से लेकर 1605 तक, राइट। तो शुरुआती दौर का यानी 1556 से 60 के भी ले सकते हैं, 65 भी कह सकते हैं, 59 भी कह सकते हैं। इस फेज का जो है हिस्ट्री इस बुक में हमें मिलता है। और अकबर के द्वारा जितनी भी सुधारें की गई उन सुधारों के बारे में भी चर्चा है। तो क्या अकबर अपने ज़िंदगी के या फिर शासनकाल के अंतिम फेज में जो सुधार करेगा, क्या उसका जिक्र इस बुक में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह पहले ही कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के शुरुआती दौर के बारे में चर्चा है। तो अंतिम दौर में जो काम होगा अकबर के समय वो इसमें मेंशन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है, मुझे लगता है काम चल जाना चाहिए। ऐसे करने से ही दिखता है क्या? हाँ चलो ठीक है। आगे लिखिएगा, अगला पुस्तक है तारीख-ए-शाही। तारीख-ए-शाही बुक का नाम आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग तो लिख ही रहे हो। तारीख-ए-शाही, इसमें लिखिएगा इसका लेखक का नाम है अहमद यादगार। क्या नाम है? अहमद यादगार। नहीं दिखे तो आप आवाज़ से काम चला सकते हो। तारीख-ए-शाही, लेखक का नाम है अहमद यादगार। इसमें लिखिएगा यह किताब बहलोल लोदी के काल से शुरू होकर, यह पुस्तक बहलोल लोदी के काल से शुरू होता है तथा हिंदू के कत्ल पे खत्म होता है। हिंदू के कत्ल मतलब ये औरंगजेब तक शायद चलेगा, ठीक है। इसको एक बार देखना होगा, लेकिन आप इसमें यह लिख लो कि बहलोल का जो शुरुआती दौर है वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और मुग़ल पीरियड के शुरुआती दौर तक इसमें कहानियों को या जो उस समय की व्यवस्था है उसके बारे में मेंशन किया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अहमद यादगार ने लिखा है कि उनके पिता मुग़ल शहजादे मिर्ज़ा अस्करी का वजीर था। ठीक है, अहमद यादगार ने कहा कि मेरे जो पिताजी थे वह मुग़ल शहजादे, कौन मुग़ल शहजादे? क्या नाम है? मिर्ज़ा अस्करी। तो कहा कि मेरे डैड जो थे वो मुग़लों के एक बेटा थे, राजा टाइप से, मिर्ज़ा अस्करी, उन्हीं का वो वजीर थे। ठीक, अब इसका हमें जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट चाहता है कि हम लोग इस जानकारी को अपने पास रखें। आगे लिखिएगा, मिसेज बेबरिज। बेबरिज याद है, जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1836 में बाबरनामा का, है ना। लिखिएगा, मिसेज बेबरिज ने कहा है कि तारीख़-ए-शाही में बाबर के आखिरी 2 सालों का विवरण भी है। ठीक है, किसने कहा? बेबरिज ने। याद है ना, 1836 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसने बाबरनामा का। तो बेबरिज यह कहती हैं कि यह जो है तारीख़-ए-शाही, इसमें बाबर के ज़िंदगी के अंतिम 2 सालों में जो घटनाएं घटी बाबर के साथ या फिर मुग़लों के इतिहास में, उसको भी अहमद यादगार ने अपनी याददाश्त के बदौलत तारीख़-ए-शाही नामक पुस्तक में शामिल किया है। यहाँ तक यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाऊँ? अब यूट्यूब में तो हम लोग पूछ भी नहीं सकते हैं कि ना, कि पता कैसे चलेगा कि बोल रहे हो मिटाने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, शायद इस महीने के लास्ट तक कैमरा ले लेंगे ना, तो उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। आगे लिखते हैं, अगला बुक है तज़किरात हुमायूं। तज़किरात हुमायूं व अकबर।
ये व को अंग्रेजी में और कहते हैं, एंड मत समझना, ठीक है। इसमें लिखिएगा लेखक का नाम वायजिद बयाद, मैं लिख देता हूं वायजिद बयात। अब इसमें कई बार अंग्रेजी में कुछ रहता है, हिंदी में कुछ हो जाता है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो हर किसी से होता है, बट आप देख सकते हो सही है, ठीक है। आगे लिखिएगा, नाम सही है, ये बयात की जगह बयाद वगैरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लिखिएगा लेखक ने, लिखिए लेखक 1857 ईस्वी से, कब से? 1857 ईस्वी से 1857 एडी से बकावल बेगी के पद पर काम कर रहा था, ठीक है। बकावल बेगी क्या होता है, आप पहली बार सुन रहे होंगे। बकावल बेगी को कहते हैं शाही रसोई का प्रबंधक। शाही रसोई मतलब जहाँ राजा के लिए खाना बनता था, उस रसोई को मैनेज करने वाला व्यक्ति को ही बकावल बेगी कहते थे। तो यूजीसी नेट अलग से एक सवाल पैदा कर लेगा अपने से कि बकावल बेगी को और किस नाम से जानते हैं, या बकावल बेगी किसे कहा जाता था। तो याद रखना, रसोई का जो मैनेजमेंट करता था उसको। लिखिएगा लेखक ने अकबर के आदेशानुसार, लेखक ने, अच्छा ये 1857 हमने कर दिया, 1500, ठीक है, 15 करो, 1557 मुझे लगता है डेट गलत तो नहीं है यहाँ पर। अकबर के समय चूंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 1556 में अकबर बैठ रहा है, तो ये 1557 होना चाहिए, राइट। 1557 कर लेना, ठीक है। लेखक ने अकबर के आदेशानुसार इस किताब को लिखना शुरू किया। लिखने के दौरान ही वह फाजिल अथवा लकवा का शिकार हो गया। तो जब बुक लिख रहा था तभी इसको लकवा मार दिया। लकवा को ही उर्दू में फाजिल कहते हैं। ऐसे हमको लगता है लकवा भी उर्दू का ही शब्द होना चाहिए। फाजिल उसका शिकार हो गया। इसीलिए इस किताब चूँकि लिखने के लिए अकबर ने बोला था और किताब तो पूरा लिखा नहीं गया, तो आधा में लकवा मार दिया, तब तो ये टंग जाएगा। तब फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, इसका तो कोई उपाय निकाला जाएगा। तो इसका उपाय यह निकाला गया कि अकबर ने अपने प्रिय व्यक्ति को बुलाया, किसको? अबुल फजल को। कहा इस बुक को आगे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखिएगा कि शेष जो बुक किताबें बच गई थी या शेष बचे हुए अध्याय को अबुल फजल ने कंप्लीट किया, पूर्ण किया, या फिर शेष अध्याय को पूरा करने के लिए अकबर ने अबुल फजल को नियुक्त किया। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे हम लोग आगे किताब की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा नफाइसुल मासिर। नफाइसुल दिख रहा है, मासिर। इसमें लिखिएगा लेखक का नाम मीर अलाउद्दौला कजमीनी। मीर अलाउद्दौला कजमीनी, ठीक है। आगे इसमें लिखिएगा लेखक एक कवि था, यानी कौन? नफाइसुल मासिर तो बुक का नाम है। मीर अलाउद्दौला कजमीनी, अलाउद्दीन कह रहे हैं, यह एक कवि था। यह अकबर के काल का सबसे पहला ऐतिहासिक किताब है। कौन किताब? नफाइसुल मासिर जो है अकबर के शासनकाल के दौरान का पहला हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, यह याद रखिएगा। और इसी में लिखिएगा इस किताब में 1565 1565 1565-66 से लेकर 1574-75 तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे लिखिएगा आगरा की बहुत सारी इमारतों का जिक्र इस किताब में मिलता है। पता है ना, आगरा में लाल किला बनवाया था अकबर ने, ठीक है। आगरा की बहुत सारी इमारतों का
जिक्र इस किताब में मिलता है। इसमें आगे लिखिएगा, दरबार की उमरा तथा कवियों की जिंदगी। दरबार के उमरा अधिकारी लोग होते थे। दरबार के उमरा तथा कवियों की जिंदगी तथा सामाजिक धार्मिक वातावरण का भी जिक्र किया गया है। किसमें, किस काल के दौरान? अकबर के शासनकाल के दौरान का। आगे लिखिएगा, लेखक ने राजा भारमल को मुती उल इस्लाम का मतलब इस्लाम का वफादार। क्या? इस्लाम का वफादार। तो मुती उल इस्लाम की पदवी देता है, मतलब अपने बुक में उसको इस नाम से या फिर इस टाइटल से उसको विभूषित किया है, यह उपाधि उसको अंकित किया है अपने पुस्तक में। ठीक है, आगे लिखिएगा, गुजरात के विजय। तो गुजरात विजय जब अकबर ने किया, उस समय की बात कर रहा है, गुजरात एक्सपेडिशन की बात हो रही है। तो लिखिएगा, गुजरात विजय के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं बताया। मतलब यह कहना चाह रहा है कि गुजरात पे जब अकबर ने अटैक किया और अकबर ने जब गुजरात को जीता, तो लेखक यह कहना चाह रहा है कि गुजरात पे आक्रमण करने के पीछे अकबर का कोई भी राजनीतिक कारण नहीं था। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसने जैसे कहा है वैसे हमें सुनना होगा। ठीक है, कोई भी राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि वहाँ के अफगान महदियों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। तो कह रहा है कि गुजरात में अफगान महदी लोग रहते थे, एक कम्युनिटी है, इन्हीं लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था अकबर। इसीलिए गुजरात पे अटैक किया था, गुजरात पे आक्रमण किया था और जीता भी था। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये किताब में बस इतना ही है, उसके बाद हम लोग अगले पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ए अकबरी। लाइट आ गया है, इसको बंद कर देते हैं। आगे लिखिएगा, तारीख ए अकबरी। तारीख ए अकबरी। इसमें लिखिएगा, लेखक का नाम आरिफ कंधारी। लेखक का नाम है आरिफ कंधारी। इसमें कंटेंट में लिखिएगा, इस किताब में अकबर के सुधारों की चर्चा की गई है। इस किताब में अकबर के सुधारों यानी अकबर के द्वारा किए गए जो सुधार हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। उन्होंने जमींदारों के प्रति अकबर द्वारा अपनाई गई नीति को सबसे बड़ा कारनामा बताया है। लेखक जो है, लेखक के बुक में जो मेन जो है टेक्स्ट, वो यह कह सकते हैं, जो क्रक्स है वो यह है कि जमींदारों के प्रति अकबर ने जो नीति अपनाई थी उस नीति को ही हाईलाइट करके इसमें दिखाया गया है। जैसे हम लोग हिस्टोरियोग्राफी में पढ़े थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जिस तरीके से क्लास स्ट्रगल को या इकोनॉमी को सेंटर में कर करके लिखा गया है, पूरा का पूरा मार्क्सवादी इतिहास लेखन, उसी तरीके से आरिफ कंधारी ने अपनी पुस्तक में तारीख अकबरी में अकबर के द्वारा उस समय के समकालीन जमींदारों के साथ अकबर ने जो नीतियां अपनाई, चाहे वो राजस्व की नीति हो, आर्थिक नीति हो, किसी भी प्रकार की नीति हो, उसको ही हाईलाइट करके दिखाया गया है। यहाँ तक समझ गए? तो फिर अगला पुस्तक लिखिएगा, तारीख ए अल्फी। अब ऐसा नहीं कि आप केवल नोट्स बना लेना, चूंकि दिमाग में भी रहना जरूरी है। मैं तो लिखवा तो दूंगा बहुत सारा, हमारे पास तो कंटेंट ही भरा पड़ा है। और हाँ, दूसरी बात कि इसका हम लोग बहुत जल्द पीडीएफ बनाने वाले हैं, तो चूंकि पीडीएफ बनाने के लिए किसी को अपॉइंट करेंगे तो वो तो टाइप करेगा, तो उसको मुझे पैसा देना होगा। तो जो भी पीडीएफ लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 1-2 महीने बाद ही। ठीक है, वैसे तो मैं कहूँगा देख कर ही लिख कर पढ़ोगे तो याद रहेगा। तारीख ए अल्फी लिखिएगा, राइटर का नाम मुल्ला अहमद घटवी। मुल्ला अहमद घटवी। इसमें लिखिएगा
अकबर ने इस्लाम के 1000 साल पूरे होने के सिलसिले में, अकबर ने इस्लाम के 1000 साल पूरे होने के खुशी के मौके पर यह किताब लिखने के लिए मुल्ला अहमद घटवी को आदेश दिया था। यहाँ तक क्लियर है? तो लिखिएगा, इसके लिए अकबर ने 7 विद्वानों का एक समूह बनवाया और उन 7 विद्वानों को रिस्पॉन्सिबल कहा गया कि आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग अपना जो रिपोर्ट है लिखकर आप मुल्ला अहमद घटवी को पेश करेंगे। जैसे कोई कमेटी बनता है तो उस कमेटी का एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन सही शब्द नहीं है, चेयरपर्सन होता है, क्योंकि वो लेडी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, इसलिए चेयरपर्सन हम लोग यूज़ करेंगे। तो कोई चेयरपर्सन हो सकता है, तो उस कमेटी के जितने भी मेंबर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चेयरमैन के प्रति। उसी तरीके से 7 जो स्कॉलर्स थे उनका एक ग्रुप बनवाया और इन स्कॉलर्स के ग्रुप का जो है हेड बना दिया मुल्ला अहमद घटवी को। तो यह किताब क्यों लिखा गया था, किसके आदेश पर लिखा गया, क्लियर है? तो आगे लिखिएगा, लेखक ने पैगंबर मोहम्मद के वफात से, ठीक है, लेखक ने पैगंबर मोहम्मद के वफात से लेकर वफात से लेकर 1294 ईस्वी, 1294 1294 AD तक के हालात का जिक्र किया। बाद में 1588 ईस्वी में उसके कत्ल के बाद, मतलब इसका कत्ल हो गया किसका, मुल्ला अहमद घटवी को। कब हो गया? 1588 में। तो 1588 में इसको कत्ल हो गया। तो इसके कत्ल के बाद इस किताब को पूरा करने की जिम्मेदारी आसफ खान को सौंपी गई। तो आसफ खान भी इसी 7 में से एक मेंबर था, क्योंकि अब राजा ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिया, तो आप मान लो बीच में लेखक मर गया तो क्या उसको पूरा नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। जैसे संविधान बन रहा था तो उसमें मतलब एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसमें 7 लोग थे, चेयरमैन अम्बेडकर थे, तो उनके अलावा उसमें 1-2 मेंबर थे जो मर गए थे, बहुत मतलब कुछ दिन तक टिके थे, उसके बाद मर गए। तो क्या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का काम नहीं होगा? होगा। उनके जगह किसी और को अपॉइंट किया जाएगा या फिर उन्हीं में से किसी एक को हेड बनाया जाएगा, ठीक है, किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर आसफ खान को जिम्मेदारी सौंप दिया गया और आखिर में 1591-92 में ईस्वी में बदायूनी को दोहराने तथा तारीखों को गलतियां दूर करने का आदेश दिया गया। अब इसने पूरा तो कर दिया, अब 1591-92 में बदायूनी को बुलाया गया। अब चूंकि अकबर और बदायूनी के बीच में बहुत लड़ाई रहा है, ठीक है, बहुत आलोचना करता है बदायूनी। अबुल फजल के ठीक विपरीत है। अबुल फजल मतलब कहेगा कि ये अकबर का जो चांद जैसा चेहरा है, और ये फिर ये कहा कि नहीं, अकबर का चांद जैसा चेहरा कहाँ है, वो तो कीचड़ टाइप से है। तो बदायूनी और जो अबुल फजल हैं और बीच में अकबर है, ये नीचे हैं, वो अबुल फजल ऊपर है, मतलब अकबर के माथे पे। प्रशंसा क्या मतलब, चापलूस कहो। तो बदायूनी को बुलाया गया किस लिए कि आप इसका तारीख वगैरह चेक कर लीजिए कि इन्होंने जो लिखा है, किन्होंने, आसफ खान ने, जिसकी शुरुआत मुल्ला अहमद घटवी ने की थी, इसमें कोई डेट वगैरह में तो कोई गलती तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं, उसके लिए बुलाया गया बदायूनी को, ठीक है। अब दुश्मन टैलेंटेड हो तो उसको इज्जत करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग। इसी में अगला बुक का नाम लिखिएगा जो बहुत फेमस बुक है और हम सभी लोग जानते हैं उस बुक को, और आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं बहुत अच्छे से तो आज फिर पढ़ लीजिए। उस बुक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, राइटर का नाम तो पता होगा, बताने की जरूरत है क्या? अबुल फजल, ठीक है। लिखिएगा, अबुल फजल के बाप का नाम, मतलब पिताजी का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल का पूरा खानदान ही जो था अकबर से जुड़ा हुआ था। अबुल फजल का भाई जो फैजी है वही मजहरनामा जो है उसका दस्तावेज तैयार करता है अकबर के लिए, राइट।
आगे लिखिएगा अबुल फजल का जन्म 1531 में आगरा में हुआ, तो ये तो लिख लीजिए। लेकिन अगला पॉइंट लिखिएगा, अबुल फजल ने अकबर की सुलह-ए-कुल नीति को अकबर के लिए तैयार किया था। सोचो अबुल फजल कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा कि ये कोई भी पॉलिसी जब अकबर बनाता था तो अबुल फजल को बुलाता था उसके लिए, ठीक है। और बाकायदा कई सारी पॉलिसी जो है अबुल फजल के ही दिमाग की उपज है, ठीक। तो अबुल फजल ने क्या बनाया, सुलह-ए-कुल। अब चूंकि पुल बना दिया इंजीनियर लोग और उद्घाटन करने कल चले जा रहे हैं नितिन गडकरी, तो उद्घाटनकर्ता का नाम वहाँ पर रहता है बोर्ड पे, बाकी जिन्होंने पुल बनाया या फिर जिनका दिमाग रहा होगा इंजीनियरिंग का उनका नाम नहीं रहता। उसी तरीके से यहाँ पर सुलह-ए-कुल नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो लोग कह देते हैं प्रतिपादक के तौर पे अकबर, इन्होंने लागू किया था, लेकिन बनाया किसने था, अबुल फजल ने। तो बनाने वाले को भी याद रखना चाहिए। तो अबुल फजल ने अकबर की सुलह-ए-कुल का मतलब क्या होता है, सभी के लिए शांति, लिख लीजिए आप, सभी के लिए शांति। अकबरनामा 7 साल की मेहनत के बाद 1597-98 ईस्वी में पूरा किया गया। तो 7 साल की मेहनत के बाद 1597-98 में पूरा किया गया। तो आप गेस कर सकते हो कि स्टार्ट कब हुआ होगा। तो 97 में से यदि हम लोग 7 घटा देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 1590 के आसपास जो है वो आईने अकबरी, चूँकि अकबरनामा को ही आईने अकबरी कहते हैं, यह लिखने की शुरुआत हुई होगी, ठीक है। लिखिएगा, यह किताब मूल तौर पे 3 चैप्टर में बटा हुआ है। यह किताब मूल तौर पे 3 चैप्टर में 3 अध्याय में बटा हुआ है, जिसका तीसरा अध्याय आईने अकबरी कहलाता है। और तीसरा अध्याय ही मूलतः इम्पॉर्टेंट है, आईने अकबरी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई बार तो अकबरनामा को ही आईने अकबरी कहा जाता है, दोनों सिमिलर यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यह जानते हैं कि अकबरनामा चूंकि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो किस हिस्से में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है उसको जानना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा पहला पार्ट यानी पहला भाग में लिखिएगा, इस अध्याय में अकबर के पुरखों की चर्चा बहुत ही विस्तार के साथ की गई है, ठीक है। अब कोई भी बुक होगा तो उसका जो शुरुआत होगा उसका पहला अध्याय होगा। तो मान लो अकबर ने स्टार्ट करवाया लिखने के लिए, तो अकबर से पहले जितने पूर्वज रहे हैं अकबर कहेगा कि एक चैप्टर उन्हीं लोग को समर्पित कर दो। तो पहला चैप्टर में क्या है, इनके जितने एंसेस्टर्स रहे हैं, ठीक है, एंसेस्टर्स के बारे में जिक्र है। इसमें लिखिएगा तैमूर से लेकर हुमायूं तक। सोच लो, एंसेस्टर तो बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन इसमें तैमूर का भी जिक्र है, हुमायूं तक मतलब लेटेस्ट जो शासक रहे हैं वहाँ तक। अब अकबर से पहले तो हुमायूं है ना, तो हुमायूं तक को इसमें मेंशन किया गया है पहले चैप्टर में। यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरा चैप्टर के बारे में लिखिएगा दूसरा चैप्टर में क्या लिखा गया है। इस भाग में विभिन्न धर्मों की विचारधारा, इसमें पूरा रिलीजियस बात है। इसमें क्या है, इसमें तमाम तरह के रिलीजियस बातें हैं। तो चूंकि अकबर के दौर में कई तरह के रिलीजन्स चल रहे हैं, ठीक, तो सभी रिलीजन्स की क्या क्या बातें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा यह भी बताया गया है कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ तक क्लियर है, स्पष्ट है। इसको याद करते चलना, क्योंकि लिख तो लोगे उसके बाद फिर बाद में रोओगे। जब एग्ज़ाम हॉल में आप ऊपर देखोगे तो पहले तो कुछ और रहता था, गांव वाला जो तार वगैरह का पेड़ वो तो आप काउंट भी कर सकते थे। अब तो चूंकि प्लास्टर रहता है तो आप एग्ज़ाम हॉल में ऊपर देखोगे तो आप कुछ काउंट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप याद करते चलो, नहीं तो लिखने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिल ही जाएंगे। हमारे समय भी मिलते थे तो तुम्हारे समय क्यों ना मिलेंगे। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के बारे में तो पहला लाइन याद रखो कि यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे के पूरे अकबरनामा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसके बगैर अकबरनामा की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है।
लिखिएगा तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो अकबरनामा की जान है। ठीक है, जो अकबरनामा की जान है। वाह क्या शब्द है। इसमें 1602 ईस्वी तक की घटना की जानकारी मिलती है। अकबरनामा का जान कौन है? तो आईने अकबरी। आईने अकबरी कौन है? तीसरा पार्ट है। किसका तीसरा पार्ट है? अकबरनामा का। अकबरनामा कब कंप्लीट हुआ? 1597 में। तो शुरू कब हुआ होगा? 1590 के आसपास। पहले पार्ट में क्या जिक्र है? अकबर से पहले पूर्वज का, तैमूर का भी जिक्र है, हुमायूं का भी जिक्र है। और दूसरे पार्ट में जितने भी रिलीजियस आइडियाज रहे हैं कॉन्टेम्प्ररी अकबर के समय के काल के, उन सभी को शामिल किया गया है। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड की सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जिक्र किया गया। इन शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरा पार्ट जो है इसका जान है। तो जान में आखिर क्या लिखा गया है? कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो जान में क्या क्या लिखा गया उसको जान लेते हैं 3-4 पॉइंट में। जान को जानना ज़्यादा जरूरी है। तो लिखिएगा कि इसमें 1602 ईस्वी तक की घटना। अब चूंकि अकबर का जो शासन काल है यह बताओ 1556 से लेकर 1605 तक है। अब सारा किताब जो है वो कोई भी 1605 तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो 1602 तक इसका रीचिंग पॉइंट है। तो इम्पॉर्टेंट तो रहेगा ना पूरा अकबर के बारे में जानने के लिए। आगे लिखिएगा, इस अध्याय में अकबर की शासन प्रणाली को, इस अध्याय में यानी कि आईने अकबरी में या तीसरे पार्ट में अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा, अकबरनामा से स्पष्ट होता है कि अबुल फजल ने, अकबरनामा से स्पष्ट होता है कि अबुल फजल ने अकबर को हीरो माना है, अकबर को नायक माना है तथा उसे इंसान ए कामिल साबित करने के लिए, तथा उसे इंसान ए कामिल साबित करने के लिए उसने हिंदू और मुस्लिम जनता का जगह जगह फ़ायदा उठाया है। किसने? अबुल फजल ने। अब जो आपका बायोग्राफी लिखे ना वो आपके यदि जान पहचान का हो और आप उसके वो आपके रहमो करम पे पला हो तब वो आपको भगवान भी बना ही देगा, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई क्रिकेटर भगवान बन गए तो कोई भगवान बन, मतलब कोई भी आजकल भगवान बनना कोई बहुत भारी बात नहीं है, कोई भी बने जा रहा है। ठीक है, आप जो आपका बायोग्राफी लिखे उसको आप अपने आदमी से लिखवा लो अपना बायोग्राफी, उसको बस मतलब दे दो 2-4 ट्रक मतलब वो नहीं बालू ढोने के लिए नहीं, ट्रक मतलब उतना रुपया दे दो उसको, उसके बाद वो अपने आप लिख देगा। उसमें कुछ जाता तो है नहीं लिखने में। अब भले अब कैसे अकबर को भगवान यहाँ साबित करने के लिए अबुल फजल ने पूरा जान लगा दिया और अकबर ने इतना आक्रमण किया, इतने लोगों को मारा काटा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। तो ऐसा नहीं है, राजा चूंकि है तो राजा तो हिंसक होगा ही ना। आगे लिखिएगा, उदाहरण के तौर पे उन परिस्थितियों को पैगंबर मोहम्मद के साथ अकबर को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सोचो, ये तो मतलब हद हो गई। इस्लाम के 1000 साल होने पर अकबर ने किताब क्या लिखवाया था कि अबुल फजल इतना प्रभावित हो गया कि मतलब पैगंबर मोहम्मद के साथ जो घटनाएं घटी उन घटनाओं के साथ अकबर को भी कनेक्ट कर रहा है कि मतलब ऐसा ही अकबर के साथ भी घटा होगा। अरे भाई, उसको इंसान है कामिल, उसको खुदा साबित करने के लिए सब कुछ भी कुछ बकवास किए जा रहे हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा बकवास बात यह है कि उसके बकवास बात को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हम लोग के लिए बकवास नहीं है। दिक्कत तो यह है, यहाँ तक यदि समझ में आई बात तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है मिटा देना चाहिए। और एक अगला किताब लिखते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुका है तो हम लोग 40 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है। चूँकि फ़ैन वैन भी नहीं चलता है, गर्मी इतनी गया में पड़ती है कि हालत ख़राब हो जाता। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, इसके बारे में लिखिएगा। इसका लेखक का नाम निजामुद्दीन अहमद है। क्या है? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद
कंटेंट क्या इस बुक का लिखिएगा, यह भारत की साधारण राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख करता है। तो भारत के जितने पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं स्पेशली मुगल पीरियड के, ठीक है, उसको एक जनरल वे में बताता है। ठीक है, बहुत स्पेशलाइज्ड बुक नहीं है। जब आप रिसर्च में आते हो, पीएचडी जब करने आएंगे तब आपको स्पेशलाइज्ड बुक पढ़ते हैं। अभी जैसे जनरल बुक पढ़ रहे हैं ना आप, मॉडर्न इंडिया के लिए, मिडिवल इंडिया के लिए, लेकिन जब आप रिसर्च में आ जाओगे मॉडर्न इंडिया में तो फिर आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे, फिर आप स्पेशलाइज्ड बुक पढ़ोगे जो रिसर्च बुक होगा वो। तो रिसर्च बुक और जनरल बुक में अंतर होता है। तो यह क्या है, यह जनरल वे में बताया है इंडिया के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। कब का पॉलिटिकल इवेंट्स? मुगल काल के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस पुस्तक में दिल्ली का सुल्तान, इस पुस्तक में दिल्ली के सुल्तान के बारे में, उसके अलावा मुगल शासकों के बारे में, उसके अलावा उस समय के जो प्रोविंशियल चीफ रहे हैं, जो प्रांतीय शासक हैं, जो जिस प्रोविंस के जो हेड हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, अब चूंकि मुगल पीरियड में कॉन्टेम्प्ररी कई तरह के प्रोविंस भी चल रहे हैं, तो उस प्रोविंशियल चीफ कौन है वहाँ का, उसका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा इस बुक का, लेखक अकबर के काल का एक समझदार और इंसाफ पसंद इतिहासकार था। ये क्या बात है, लेकिन लिख लीजिए कि यह बहुत ही समझदार आदमी था और इंसाफ पसंद था। ऐसे लोग, जैसे लोग वाइट कपड़ा पहनते हैं ना, तो उसको इंसान जज कर लेता है कि अरे वाइट कपड़ा पहनता है तो ये मतलब इंसाफ पसंद आदमी है या फिर बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी है, लेकिन उन्हें पता नहीं वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के बारे में, है ना। तो जो वाइट कपड़ा पहन के जो ब्लैक काम करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, और जो ब्लैक कपड़ा पहन के वाइट काम करते हैं उनको आप किस तरीके से जज करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई ऐड आता है तो आप उसे स्किप मत कीजिएगा। 30-40 सेकंड का तो ऐड होता ही है, और क्यों नहीं कीजिएगा, उससे मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, ताकि उससे मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं। और दूसरा यह कि यदि आप में से कोई भी साथी या कोई भी विद्यार्थी या कोई मेरे दोस्त या कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको वीडियो पसंद आता है और वो मुझे आर्थिक तौर पे मदद करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे में आपको एक बटन दिखेगा थैंक्स का, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप मुझे 40 रुपये या फिर 100 रुपये या फिर मतलब उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट पे करके आप हमें मदद कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तब। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे चूँकि सब्सक्रिप्शन बहुत दिनों से रुक गया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को चैनल के साथ ज़रूर जोड़िएगा। थैंक यू सो मच।